So hello everyone, I welcome you all on the YouTube प्लेटफॉर्म ऑफ गेट अकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने वीरा डैम इंस्पेक्टर का 2 सेशन कर लिए थे, 2 पार्ट हमने ख़त्म कर दिया था। हम डिस्कस कर रहे हैं 2019 का PYQ जो कि आपके CG व्यापम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करेंगे क्या, जो अपना पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर हमने 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लिए थे। सो आई होप आप सभी की स्टडी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, एज पर मैच्योरिटी कॉन्सेप्ट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अ फंक्शन ऑफ समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ। पहला क्या है, टाइम एंड टेम्परेचर। दूसरा क्या है, टाइम एंड डिग्री ऑफ क्यूरिंग। थर्ड क्या है, टाइम एंड सीमेंट कंटेंट। फोर्थ क्या है, टाइम एंड वाटर कंटेंट। ठीक है, तो हम क्या सबसे पहले किसकी बात करते हैं, अपनी मैच्योरिटी कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं किसकी, मैच्योरिटी कॉन्सेप्ट की, तो जो स्ट्रेंथ डेवलप होती है, ठीक है, जो स्ट्रेंथ डेवलप होती है किसमें, कंक्रीट में। ठीक है, वो दोनों पे डिपेंड करती है, किस किस पे, टाइम एंड टेम्परेचर। किस किस पे डिपेंड करती है, टाइम एंड टेम्परेचर पे। ठीक है, और जो इन दोनों का समेशन है, ठीक है ना, जैसे हम बात करते हैं कि जो हम मैच्योरिटी देते हैं, ठीक है, मैच्योरिटी की बात करते हैं, तो मैच्योरिटी इज गिवन एज समेशन ऑफ द टी माइनस टी नॉट इंटू स्मॉल टी, वेयर स्मॉल टी क्या है, टाइम है। स्मॉल टी क्या है, टाइम है। ठीक है, और ये टी क्या है, कैपिटल टी क्या है, टेम्परेचर है। तो ये क्या, मैच्योरिटी क्या है, समेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड टाइम। दिस इज टेम्परेचर एंड दिस इज टाइम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, जो मैच्योरिटी है वो समेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ क्या है, टेम्परेचर एंड टाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर एंड टाइम। यहाँ पे बात करेंगे तो अपना टी क्या है, टाइम क्या है, एम क्या है, यहाँ पे मैच्योरिटी है, एम क्या है, मैच्योरिटी। तो एम की यूनिट की बात करेंगे तो मैच्योरिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, टी की टेम्परेचर की डिग्री सेंटीग्रेड। टाइम किस में हो सकता है, टाइम अपना हो सकता है आवर्स में, और टाइम अपना किस में हो सकता है, डेज में। तो क्या हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड आवर्स या डिग्री सेंटीग्रेड डेज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि ये तो अपना टाइम हो जाएगा जिस टाइम पे हम निकाल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्या, टेम्परेचर। तो यहाँ पे टी क्या है, जिस टेम्परेचर पे हम क्योरिंग कर रहे हैं, जिस टेम्परेचर पे हम क्योरिंग कर रहे हैं वो टी हो जाएगा। और टी नॉट क्या होता है अपना, टी नॉट होता है जो अपना हाइड्रेशन, या बोलते हैं इसको डेटम टेम्परेचर। टी नॉट क्या है यहाँ पे, टी नॉट क्या है, डेटम टेम्परेचर। टी नॉट क्या है, डेटम टेम्परेचर। तो अगर हम किसकी बात करते हैं, डेटम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो जो डेटम टेम्परेचर होता है, तो एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा है कंक्रीट में कि जो अपना हाइड्रेशन होता है किसका, जो हाइड्रेशन ऑफ कंक्रीट होता है, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली होता है अप टू -11 डिग्री सेंटीग्रेड। कहाँ तक होता है, अप टू -11 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, हाइड्रेशन ऑफ कंक्रीट। इसलिए अपनी टी नॉट की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है, -11 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे टी क्या है, अपना एवरेज क्यूरिंग टेम्परेचर। जो भी हमने टेम्परेचर क्यूरिंग के टाइम पे जो अपना एवरेज टेम्परेचर था वो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो अगर हम क्या जानते हैं, किसी भी स्ट्रेंथ जानते, स्ट्रेंथ जानते हैं किसकी, जब फुली मैच्योर्ड है। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हमें पता है जब वो फुली मैच्योर्ड है। तो अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट दूसरी मैच्योरिटी पे, एनी अदर मैच्योरिटी पे हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जो स्ट्रेंथ हो जाएगी S इक्वल टू A प्लस बी लॉग एम अपॉन 1000। ठीक है, ये क्या है, एक इक्वेशन है जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रेंथ कहाँ पे निकाल सकते हैं, किसी अदर मैच्योरिटी पे। ठीक है, अगर अपने पास स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट फुल मैच्योरिटी दी हुई है, अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए कि किसी भी कंक्रीट की स्ट्रेंथ दी है 40 मेगा पास्कल, इसमें 100% मैच्योरिटी पे, एट फुल मैच्योरिटी पे। अगर वो बोल रहा है कि 7 डेज पे निकालो, और क्यूरिंग टेम्परेचर उन्होंने एवरेज दे दिया है, डे टाइम का अलग, नाइट टाइम का अलग, तो वहां से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले मैच्योरिटी निकालेंगे। उस मैच्योरिटी को निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, एस की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एस क्या होता है, परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ। एस क्या है, एस किस में आएगा, एस किस में आएगा, परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कब, ये कब की किसकी परसेंट है, जब वो फुल मैच्योरिटी है, कंक्रीट ऑफ फुल मैच्योरिटी। मतलब जब कंक्रीट फुल मैच्योरिटी पे है, उसकी स्ट्रेंथ जितनी है उसका कितना परसेंट क्या हो जाएगा,
ऐसा आ जाएगा। तो एस मान लो अगर आ गया 60.18, तो मतलब 60.18% हम निकालेंगे किसका, इसका 40 मेगा पास्कल का, तो वो अपनी क्या हो जाएगी, 7 डे की स्ट्रेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो और यहाँ पे ए एंड बी क्या है, ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, ए एंड बी क्या है अपने, कांस्टेंट है। ठीक है, एम आपको पता है क्या है, मैच्योरिटी है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब हम मैच्योरिटी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो जो अपनी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है किसकी फंक्शन होती है, फंक्शन ऑफ द समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर होती। ठीक है, और अगर मान लो कभी आगे क्वेश्चन आ गया कि हम निकालते कैसे हैं, तो आपके सामने ये फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ टी माइनस टी नॉट इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो 7 डेज की पूछता है और उसने टेम्परेचर दिया, क्यूरिंग टेम्परेचर दिया एवरेज, तो आप वो वैल्यू पुट करके आपको ए एंड बी की वैल्यू दी रहेगी, उससे आप क्या निकाल लेंगे अपना उस 7 डे पे स्ट्रेंथ, मतलब उस टाइम पे गिवन टाइम पे स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो मैच्योरिटी है फंक्शन होता है टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ समेशन ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डेप्थ ऑफ सब्सिडेंस। ठीक है, स्लम टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, फ्लो टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, अगर हम बोलते हैं स्लम की। ठीक है, अगर हम स्लम की बात करते हैं तो आपको पता स्लम में हम क्या मेजर करते हैं, डेप्थ मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसमें यूनिट क्या हो जाएगी अपनी, डेप्थ यूनिट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं जिसकी कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट की। ठीक है, कॉम्पैक्शन फैक्टर। ठीक है, तो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट में आपको पता क्या निकालते हैं, हम रेशियो निकालते हैं। ठीक है, कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, पहले कॉम्पैक्ट करते हैं खुद से, फिर उसको कॉम्पैक्शन फैक्टर से उससे करते हैं, फिर क्या निकालते हैं, उसका रेशियो निकालते हैं। ठीक है, और वीवी में आपको पता है, वीवी में हम क्या देखते हैं, वीवी में हम देखते हैं टाइम, क्या देखते हैं, टाइम। ठीक है, उसके बाद फ्लो टेस्ट, फ्लो टेस्ट में हम क्या देखते हैं, फ्लो टेस्ट में हम देखते हैं अपना विड्थ यूनिट, क्या देखते हैं, विड्थ मेजर करते हैं कि कितनी फ्लो हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, विड्थ यूनिट। तो कहने का मतलब कि स्लम्प में हम क्या मेजर करते हैं, डेप्थ, कॉम्पैक्शन फैक्टर में रेशियो निकालते हैं, वीवी में हम टाइम यूनिट होती है अपनी, और फ्लो टेस्ट में हम क्या मेजर करते हैं, विड्थ। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, डेप्थ, डेप्थ किस में होता है, स्लम्प में, डेप्थ किस में होता है, स्लम्प में, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, स्लम्प टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर। तो आपको पता है कि जिसके लिए हम PYQ सीरीज कर रहे हैं, सीजी व्यापम सब इंजीनियर के लिए, तो उसकी आपकी पोस्ट आने वाली 118 के लिए पहले आ चुका था न्यूज़पेपर में, 86 का उसके बाद में आया है। आपका PWD डिपार्टमेंट हो गया, PHQ डिपार्टमेंट हो गया, और जिसका PYQ हम कर रहे हैं उसके लिए भी आया था, वीरा डायन इंस्पेक्टर के लिए भी आपके न्यूज़पेपर में आ चुका है। तो उसके लिए गेट एकेडमी के पास आपका क्या है, कोर्स लॉन्च किया है 777 पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जो फ्री कंटेंट अवेलेबल है उसमें ऐप में आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको फ्री कंटेंट अच्छा लगता है तो आप कोर्स के लिए भी इनरोल कर सकते हैं, इफ़ यू वांट टू इनरोल। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, आपको पता है UPPSC AE का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका की फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जिसकी लास्ट डेट अपनी जनवरी में ही है। ठीक है, तो उसके लिए प्री एंड मेंस दोनों के लिए आपको 1111 पे लॉन्च किया है फॉर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल। कौन कौन सी ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल एंड सिविल के लिए। आपको पता है कि इस बार UPPSC में जो अपना प्री है उसका सिलेबस क्या कर दिया, पूरा चेंज कर दिया। तो प्री का सिलेबस क्या है, पूरा डिफरेंट है, पहले से कभी ऐसा नहीं था। तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से तैयारी करनी है, जिससे कि आपको कुछ सब्जेक्ट्स क्या है आपके जो UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज है उससे क्या रिलेट करते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स क्या है कुछ अलग हैं, उनके लिए आप प्रॉपर, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज हमें नहीं चाहिए उसके लिए, मैं थोड़े थोड़े जो भी टॉपिक है उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, उससे आप प्री क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई आराम से कर सकते हैं। तो आप एक प्रॉपर प्लानिंग चाहते हैं और प्रॉपर नोट्स चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं गेट एकेडमी से जुड़ के, तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और जो अपना फ्री कंटेंट है उसको देखते हुए आप क्या कर सकते हैं, कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन मेड इन द थ्योरी ऑफ रिवेटेड जॉइंट। क्या है यहाँ पे याद रखना, नॉट एन अजम्पशन, ये नहीं कि हम क्या करते हैं, पहला ही हमने स्टेटमेंट पढ़ा और पहला स्टेटमेंट एजम्पशन सही है तो हम क्या लगा देते हैं, ए लगा के निकल जाते हैं। बट आपको याद रखना कि यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, नॉट। ठीक है, पहला क्या है, द टेंसाइल स्ट्रेस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द पोर्शन ऑफ प्लेट बिटवीन द रिवेट, एकदम सही बात है।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द शियरिंग स्ट्रेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ रिवेट, एकदम सही बात है। नेक्स्ट क्या है, द रिवेट नेवर फिल द होल कंप्लीटली, यही तो गलत है। ठीक है, क्योंकि एजम्पशन में हम क्या मानते हैं कि रिवेट होल्स आर कंप्लीटली फिल्ड क्या विथ रिवेट्स, हम ये एज्यूम करते हैं किसमें, अपना रिवेटेड जॉइंट की थ्योरी में, कि जो रिवेट जॉइंट है वो कंप्लीटली फिल हो जाते हैं किससे, रिवेट से। नेक्स्ट क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस इन रिवेट इज नेग्लेक्टेड, एकदम सही बात है। हम क्या है, रिवेट में बेंडिंग स्ट्रेस नहीं लेते, उसमें हम क्या लेते हैं, शियर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बोल्ट में भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट शियर एंड जो टेंसाइल शियर है वही हम कंसीडर करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, द रिवेट्स नेवर फिल द होल्स कंप्लीटली, ये क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, इसका करेक्ट क्या हो जाएगा कि जो रिवेट के होल है वो कंप्लीटली फिल कर देता है कौन, रिवेट, हम ये एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके पहले जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का एग्जाम हो चुका है। ठीक है, जो कि 16, 17, 18 को खत्म हो चुका है, तो उसकी आंसर की भी आ चुकी है। तो आप रिस्पॉन्स की उसकी देख चुके होंगे, और रिस्पॉन्स की को देखते हुए आपने डिसाइड किया होगा कि आगे आपको सीबीटी 2 के लिए पढ़ना या नहीं पढ़ना है। तो आई होप आप सभी ने अपना आंसर मिला लिया होगा और आगे की प्लानिंग में लग गए होंगे। तो अगर आप क्या करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं सीबीटी 2 के लिए, सीबीटी 1 आपका निकल रहा है, तो सीबीटी 2 के लिए जो कोर्स है गेट एकेडमी में कितना है, 499 का कोर्स अवेलेबल है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप गेट एकेडमी की वेबसाइट एंड ऐप विजिट कर सकते हैं, और अगर आपको वहाँ पे फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है, वो कंटेंट आपको सही लगता है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस कोर्स के साथ, तो आप जरूर विजिट करें और इनरोल करें कोर्स को। और आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का जो सिलेबस है वो पूरा टेक्निकल है, लगभग कुछ ही चीजें जो 50 मार्क्स का है वो नॉन टेक है, जिसमें से कि 2 चीजें आप पहले ही पढ़ चुके हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड जनरल अवेयरनेस। तो ये चीजें वही हैं, बस इन्वायरमेंट एंड कंप्यूटर ये 2 चीजें अलग है। तो उन चीजों को देखते हुए अगर आपको एक प्रॉपर क्या चाहिए, प्लानिंग के साथ पढ़ना है, तो आप एक बार विजिट कर सकते हैं गेट एकेडमी की वेबसाइट को और देख सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड एज्यूम्स दैट द स्ट्रक्चरल मटेरियल बिहेव्स इज इन ए एन मैनर। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो WSM है उसमें हम स्ट्रक्चरल जो मटेरियल्स है वो कैसा बिहेव कर सकते हैं, मतलब एज्यूम हम क्या कर सकते हैं, कि एजम्पशन हम क्या लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, लीनियर इलास्टिक, दूसरा क्या है, इलास्टोप्लास्टिक, तीसरा क्या है, नॉन लीनियर इलास्टिक, चौथा क्या है, लीनियर प्लास्टिक। तो अपने पास जो मेजर मेथड है क्या है, WSM है। ठीक है, एक मेथड हो गया WSM हो गया, दूसरा हो गया अल्टीमेट लोड मेथड। ठीक है, अल्टीमेट ठीक है, तीसरा क्या होता है अपना LSM। ठीक है, तो WSM की हम बात कर सकते हैं। तो जब WSM क्या होता है, वो बेस्ड होता है किस पे, वो बेस्ड होता है बेस्ड ऑन लीनियर इलास्टिक थ्योरी। ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन लीनियर इलास्टिक थ्योरी। मतलब इसमें हम मान के चलते हैं, एज्यूम करते हैं कि जो मटेरियल है कैसा बिहेव करेगा, लीनियर इलास्टिक बिहेव करेगा। कैसा करेगा, लीनियर इलास्टिक करेगा। अल्टीमेट लोड मेथड में आपको पता है कि जो अल्टीमेट लोड मेथड किस पे बेस्ड है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। ठीक है ना, जो भी कंक्रीट है उसके अल्टीमेट किस पे डिपेंड है, अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ होगी। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहां पे आएगी, अल्टीमेट लोड पे। ठीक है, तो इस पे कौन डिपेंड है, अल्टीमेट लोड मेथड। अल्टीमेट लोड मेथड में हम क्या यूज करते हैं, लोड फैक्टर। आपने देखा होगा कि जो लोड फैक्टर हम कहां पे यूज करते हैं, अल्टीमेट लोड मेथड पे। क्यों यूज करते हैं, जो अपना सर्विस लोड है। ठीक है, सर्विस लोड को कुछ फैक्टर से हम क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं, उस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, लोड फैक्टर बोलते हैं। LSM में आपको पता है, ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी एंड लिमिट स्टेट ऑफ सेफ्टी, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में WSM पूछा था, तो WSM किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन लीनियर इलास्टिक थ्योरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लीनियर इलास्टिक, कि जो WSM है उसमें हम मान के चलते हैं कि मटेरियल कैसा बिहेव करेगा, लीनियर इलास्टिक बिहेव करेगा। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, अगला क्वेश्चन क्या है कि फॉर कंप्रेशन मेंबर्स द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव बोल्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस शुड नॉट एक्सीड डैश विच एवर इज लेस। कहने का मतलब कि क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि अपने पास ये कोई भी ये मेंबर है। ठीक है, तो इस मेंबर में जो अपने बोल्ट्स हैं, ये बोल्ट्स हैं। ठीक है, इन बोल्ट्स में जो इन दी डायरेक्शन, यहां पे फोर्स लग रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन है, तो इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स
जो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। तो ये किसकी बात कर रहा है आपको पता होगा, पिच डिस्टेंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ये पिच की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, पिच, पिच डिस्टेंस की। तो आपको ये बताना है कि कंप्रेशन मेंबर के लिए मैक्सिमम पिच डिस्टेंस क्या होगी, किसके लिए, कंप्रेशन मेंबर की। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, मैक्सिमम पिच डिस्टेंस की, किसकी बात करते हैं हम, मैक्सिमम पिच डिस्टेंस। आपको बस इतना यहाँ पे ध्यान रखना था कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम ये डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव बोर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस। तो ये क्या है, पिच डिस्टेंस है, ठीक है। और ये क्या हो जाती, वर्टिकल में गेज डिस्टेंस हो जाती, ठीक है। तो कहने का मतलब पिच डिस्टेंस पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम पिच डिस्टेंस। तो मैक्सिमम क्या हो जाए, क्या होता है आपको पता है, कंप्रेशन मेंबर के लिए क्या होता है, फॉर कंप्रेशन मेंबर, और फॉर कंप्रेशन मेंबर एंड फॉर टेंशन मेंबर, फॉर कंप्रेशन मेंबर एंड फॉर टेंशन मेंबर। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, कंप्रेशन मेंबर के लिए, तो कंप्रेशन मेंबर के लिए क्या होता है, 12T और 200, 12T और 200 mm इसका मिनिमम, मिनिमम ऑफ दिस टू। और टेंशन के लिए क्या होता है, 16T और 200 mm मिनिमम, ठीक है। तो ये क्या होता है, कंप्रेशन के लिए 12T और 200 mm, इसमें से जो मिनिमम होगा, और 16T और 200 mm मिनिमम होगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हम कभी अगर पूछता है कि ये जो 12T हमने लिया है, ठीक है, ये किसके लिए लिया, ये जो 12T हम लेते हैं मिनिमम, ये किसके लिए होता है, टू अवॉइड बकलिंग, टू अवॉइड, टू अवॉइड बकलिंग। बकलिंग किसकी होगी, बकलिंग प्लेट की होगी, ठीक है। और मिनिमम क्यों लेते हैं, कि इन दोनों से 12T और 200 mm से मिनिमम क्यों लेते हैं, मिनिमम डिस्टेंस इसलिए लेते हैं टू अवॉइड, टू अवॉइड इंडिविजुअलिटी ऑफ बोल्ट्स, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12T और 200 mm। कोई पूछता है 12T क्यों लेते हैं, ये बकलिंग को अवॉइड करने के लिए लेते हैं। और मिनिमम क्यों लेते हैं इन दोनों में से, जिससे कि हम इंडिविजुअलिटी ऑफ बोल्ट्स को क्या कर सकें, हम अवॉइड कर सकें। एग्जाम्पल के लिए आप याद रखने के लिए कैसे याद रखते हैं, कि जैसे आप कोई भी तालाब है या कुछ भी है, आप वहां पे पत्थर फेंकते हैं, तो पत्थर फेंकते हैं तो वेव्स बनती हैं, ठीक है, वेव्स बनती है। तो अगर आप पानी को मान लीजिए प्लेट है, अब आपने पत्थर फेंका तो वेव्स बनी, ठीक है। तो अगर आप पत्थर पास पास फेंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पत्थर पास पास फेंक रहे हैं, तो वेव्स क्या होंगी, ओवरलैप होंगी। जब वेव्स ओवरलैप होंगी तो पानी क्या आएगा, बाहर आएगा, ठीक है, पानी क्या आएगा, बाहर आएगा। तो पानी को हमने क्या माना था, प्लेट, तो एक किसका फेलियर हो जाएगा, प्लेट का, तो प्लेट बकल हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए हमने क्या लिया, 12T लिया, ठीक है। इसके बाद मिनिमम की बात करते हैं, कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि पत्थर हमने दूर दूर फेंका, पत्थर एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो जो वेव्स बनेगी वो क्या बनेगी, इंडिविजुअल बनेगी। मतलब जो भी होगा, जो पत्थर अपने अपने इंडिविजुअल बिहेवियर दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिविजुअलिटी ऑफ बोल्ट। तो यहाँ पे जब इंडिविजुअल बिहेवियर होगा तो वहां पे स्ट्रेंथ क्या होगी, इंडिविजुअल होगी, तो फेल कौन होगा, बोल्ट होगा। तो ये क्या है, याद रखने का तरीका है कि ये 12T और ये मिनिमम लेने का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 12T और 200 mm, किसके लिए, फॉर द कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, अगर आप देखते हैं कि यहाँ गेट एकेडमी की तरफ से आपके लिए गेट 2026 का भी कोर्स है 2222 पे, ठीक है। गेट 2027 का कोर्स है 4444 पे, गेट 2028 का कोर्स भी है 6666 पे, ठीक है। तो अगर आप गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप एक बार गेट एकेडमी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन होल्ड्स ट्रू फॉर इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस, ठीक है। कंसीडर टी, पी एंड आर और द कॉस्ट ऑफ ट्रस, पर्लिन एंड रूफ कवरिंग रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं कि फॉर इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस, जो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ ट्रस, जो कॉस्ट ऑफ ट्रस should be equal to twice the cost of purlins plus the cost of roof covering, ठीक है। कहने का मतलब क्या होगा कि फॉर इकोनॉमिकल स्पेसिंग, फॉर इकोनॉमिकल फॉर इकोनॉमिकल स्पेसिंग
फॉर इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस, अगर हम बात करते हैं इसके लिए क्या बोलते हैं कि जो अपना क्या होता है कॉस्ट ऑफ ट्रस, जो कॉस्ट ऑफ ट्रस इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पर्लिन प्लस कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग होता है। ठीक है, तो ये पी क्या यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में बताया गया कि टी क्या है, कॉस्ट ऑफ ट्रस है, पी कॉस्ट ऑफ पर्लिंग है, आर क्या है, कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग है। ठीक है, तो यहां से अपना क्या आ जाता है कि फॉर इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस क्या हो जाता है, टी इज इक्वल टू 2 प्लस आर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कहीं पे बोलेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है कौन सा, कि जो टी इक्वल टू 2p प्लस आर, ये किसके लिए यूज किया था, टू चेक द स्पेसिंग ऑफ द रूफ ट्रस, ये केवल किसके लिए यूज करते हैं, हम स्पेसिंग को चेक करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, बट जो स्पेसिंग ऑफ ट्रस की अगर हम बात करते हैं, कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो हम स्पेसिंग ऑफ क्या देते हैं, ट्रस देते हैं, तो क्या देते हैं, 1/4 ऑफ द स्पान, क्या देते हैं स्पेस, ये तो हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर चेक करने के लिए केवल। ठीक है, तो हम क्या देते हैं 1/4 ऑफ स्पैन, 1/4 ऑफ स्पैन किसके लिए, अप टू 15 मीटर ऑफ स्पैन के लिए। ठीक है, अप टू 15 मीटर ऑफ स्पैन के लिए, एंड 1/5 ऑफ स्पैन, 1/5 ऑफ स्पैन किसके लिए, 15 मीटर से 30 मीटर, 15 मीटर टू 30 मीटर स्पैन ऑफ रूफ ट्रस, स्पैन ऑफ रूफ ट्रस। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो अपना इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस के लिए जो टोटल कॉस्ट ऑफ क्या होना चाहिए, ट्रस शुड बी इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पर्लिन प्लस कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपना बी हो जाएगा। ठीक है, और अपने कोई स्पेसिंग ये किसके लिए यूज करते हैं, टू चेक द स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं हम स्पेसिंग कितना देते हैं, तो स्पेसिंग हम देते हैं 1/4 ऑफ स्पैन अप टू, अगर स्पैन अपना क्या है रूफ का, उसका 15 मीटर के लिए, एंड 1/5 ऑफ द स्पैन फॉर स्पैन ऑफ द रूफ ट्रस फ्रॉम 15 मीटर टू 30 मीटर के लिए। ठीक है ना, नाउ इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रस। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रेसेस आर लेस इन वाइडर ट्रस मेंबर, एकदम गलत बात है, वाइडर में क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हेन द एक्सेस टू द रूफ इज प्रोवाइडेड रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस विल हैपन इन ट्रस मेंबर्स, ये भी गलत बात है। ठीक, कहने का मतलब कि अगर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस आप देखते हैं, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस किसके कारण होती है, अगर आप बात करते हैं कि जो मेंबर, कोई भी मेंबर अंडर टेंशन है, कोई भी मेंबर क्या अंडर टेंशन है, तो उसमें जो रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस किसके कारण होती है, डेड लोड एंड विंड लोड के कॉम्बिनेशन, डेड लोड एंड विंड लोड के कॉम्बिनेशन से आती है। वहीं पे अगर वेब की बात करते हैं, ठीक है, तो वेब में किसके कारण आती है, ड्यू टू द पैसेज ऑफ मूविंग लोड, ड्यू टू द पैसेज ऑफ मूविंग लोड क्या आती है, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ट्यूबुलर ट्रेसेस द मेंबर्स कैन बी कनेक्टेड डायरेक्टली विथ वन अनदर और अ गसेट प्लेट, ये क्या है, एकदम सही है स्टेटमेंट कि हम ट्यूबुलर ट्रेसेस में जो मेंबर्स है कनेक्ट या तो डायरेक्टली कनेक्ट कर दिए जाते हैं, या फिर यूजिंग दी गसेट प्लेट हम क्या करते हैं, मेंबर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लैटिस गर्डर आर नॉट क्लासिफाइड अंडर ट्रेसेस, ये क्या है, क्लासिफाइड होता है अंडर दी ट्रेसेस, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर दी बिलो स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स एंड ट्रू के बारे में पूछा है, तो पढ़ लेते हैं एक बार। बियरिंग स्टिफनेस आर प्रोवाइडेड इन अ प्लेट गर्डर टू प्रिवेंट लोकल बगलिंग, एकदम सही बात है। जो अपना बियरिंग स्टिफनेस है वो हम किसके लिए देते हैं, बियरिंग स्टिफनेस देते हैं कि वो हमें प्लेट गर्डर में लोकल बकलिंग रोकता है और वेब को स्ट्रेंथ करता है। ठीक है, क्या करता है, जो बियरिंग स्टिफनर जो होता है वेब को स्ट्रेंथ देता है और क्या करता है, लोकल बकलिंग से प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, बियरिंग स्टिफनेस आर प्रोवाइडेड इन अ प्लेट गर्डर टू स्ट्रेंथन द वेब, एकदम सही बात है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। जो बियरिंग स्टिफनर्स हैं वो लोकल बकलिंग से बचाते हैं, कैसे, अपने वेब को स्ट्रेंथ करके। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बोथ दी स्टेटमेंट आर ट्रू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले अगर आप देखना चाहते हैं कि गेट एकेडमी में कितने कोर्सेस हैं, तो आरआरबी जेई और एसएससी जेई का कोर्स आपको 777 पे मिल रहा है। ठीक है, सीआरटी का 777 पे है, ऑल स्टेट एई जेई का कोर्स भी 777 पे है। ठीक है, और ईएससी का नॉन टेक भी है, गेट एक्सटेंशन 2026 भी है, यूपीपीएससी एई का भी कोर्स अवेलेबल है। तो आप इनमें से कोई भी कोर्स
लेना चाहते हैं, इनकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप गेट एकेडमी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और उसके ऐप में जाके आप फ्री कंटेंट को देखते हुए डिसाइड कर सकते हैं और कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या अपना, हाउ मेनी डिफरेंट स्केल डेजिग्नेशन आर रिकमेंडेड इन IS 1491 1959? ऑप्शंस आर 2, 4, 0, 8। ये 0 नहीं है, यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, ये ऑप्शन में मिस प्रिंट है, 6 होगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा कि हाउ मेनी डिफरेंट स्केल डेजिग्नेशन आर रिकमेंडेड इन IS 1491। सो एज पर IS 1491 जो अपने पास स्केल डेजिग्नेशन है वो कितने हैं, स्केल डेजिग्नेशन की बात करते हैं। जो अपनी स्केल डेजिग्नेशन है कितनी है, 6 है। स्केल डेजिग्नेशन कितनी है, 6 है। तो डेजिग्नेशन की बात करते हैं, ए है अपने पास, बी है, सी है, डी है, ई है एंड एफ है। 1 2 3 4 5 6। ए की बात करते हैं तो ए अपना कहां से कहां तक है, ए स्केल कहां से कहां तक है, 50 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। ठीक है, बी कहां से कहां तक है अपना, बी है 20 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, सी कहां से कहां तक है, 5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर। डी कहां से कहां तक है, 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ई कहां से कहां तक है, 2 mm से लेके 5 mm तक। ठीक है, एफ कहां से कहां तक है, 0.5 mm से लेके 1 mm तक। ठीक है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 6। तो अगर कोई पूछता है कि एज पर IS 1491 जो टोटल स्केल डेजिग्नेशन कितने हैं, 6 है। ठीक है, कौन कौन से, A B C D E N F। ए कहां से 50 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक, बी कहां से 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर, डी 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर, ई 2 mm से 5 mm, एफ 0.5 mm से 1 mm। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी 6। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो आपके पास ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है गेट एकेडमी पे। ठीक है, गेट 2025 जो कि आने ही वाला है, ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो उसके लिए आप सिविल इंजीनियरिंग के अगर स्टूडेंट हैं और आप टेस्ट करना देना चाहते हैं, रियल टेस्ट फील्ड के साथ टेस्ट देना चाहते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के 10 टेस्ट हैं, एडवांस भी लेवल भी हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स भी हैं, चैप्टर वाइज हैं और फुल लेंथ मॉक है। टोटल कितने हैं, 140 टेस्ट अवेलेबल है किसके लिए, फॉर द गेट 2025 फॉर द सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन विजिट द वेबसाइट एंड इनरोल फॉर द टेस्ट सीरीज। ठीक है, इसके अलावा आपके पास गेट सिविल की PYQ भी है, ई बुक। ठीक है, ये 2 वॉल्यूम में है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में टोटल 9 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें कि आपकी जो जनरल एप्टीट्यूड भी और मैथमेटिक्स भी इसमें इंक्लूडेड है। मैथमेटिक्स भी इंक्लूडेड है एंड अपना जनरल एप्टीट्यूड भी, मतलब सिविल इंजीनियरिंग के लिए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके वो सारे इंक्लूडेड है। इसमें टॉपिक वाइज प्रीवियस 38 ईयर क्वेश्चन है विद डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है, सेम तरीके से ये वॉल्यूम 2 है जिसमें कि आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो ये QR कोड से भी आप स्कैन करके परचेज कर सकते हैं। और ये कहाँ पे अवेलेबल है, आपकी गूगल ई बुक में अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसकी प्राइस है 222 प्लस GST। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स मेजर्ड अलोंग अ स्लोप इज 400 मीटर। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम इफ द डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द पॉइंट्स इज 25 मीटर। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी 2 पॉइंट है, ठीक है, एक ये पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है। ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट से बीच में क्या है, स्लोप में डिस्टेंस मेजर कर रहा है। ठीक है, तो ये अपनी कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी उन दोनों पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, ये अपनी क्या हो जाएगी, कोई भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स मेजर्ड अलोंग अ स्लोप, स्लोप के अलोंग ए है और ये बी है। तो स्लोप के अलोंग जो डिस्टेंस मेजर है वो कितनी है, जो अपने पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो स्लोप के अलोंग कितनी है इसमें, 400, कितनी है, 400 मीटर। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि लेवल, लेवल डिफरेंस मतलब वर्टिकल, वर्टिकल कितनी है, 25 मीटर, कितनी है, 25 मीटर। तो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस डी पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप डिस्टेंस डी की बात करेंगे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो डी यहाँ से क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 400 का स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर। यहाँ से आपका कितना आता है, यहाँ से आंसर आपका लगभग कितना आ जाएगा, 399.21, 399.21
मीटर। तो यहाँ से आपका जो अप्रोक्स आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 399, यानी कि 390 और कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 395.16। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बस क्वेश्चन को पढ़ना था, बाकी एकदम क्या है पाइथागोरस लगानी है, जो एक बेसिक फॉर्मूला है जो सबको पता होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए और डायग्राम बनाते आना चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपका आंसर आपके सामने आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। तो उससे पहले आपको गेट की, अगर आपने जैसे गेट सिविल के लिए देखा, वहां पे आपको सारे जो सिविल के सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आपको बुक थी। उसके अलावा अगर आप केवल एप्टीट्यूड के लिए बुक लेना चाहते हैं, बाकी के लिए नहीं लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ई बुक अवेलेबल है। तो वो भी कहाँ पे है, अपना गूगल ई बुक पे है। उसकी भी प्राइस कितनी है, 222 प्लस जीएसटी है। तो अगर आप एप्टीट्यूड के लिए बुक लेना चाहते हैं ई बुक, तो आप विजिट कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, द रेवेन्यू चैन इज डैश फीट लॉन्ग एंड कंसिस्ट ऑफ डैश लिंक। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सर्वेइंग चैन की, जो अपनी डिफरेंट चैन होती है, ठीक है, सर्वेइंग की जो डिफरेंट चैन होती है, सबसे पहले हम बात जो अपनी होती है मैट्रिक चैन। सबसे पहले क्या होती है अपनी मैट्रिक चैन। तो मैट्रिक चैन की दो होती है, मैट्रिक चैन 20 मीटर 100 लिंक्स, 20 मीटर 100 लिंक्स, ठीक है, एंड 30 मीटर 150 लिंक्स। ठीक है, तो ये अपनी क्या होती है, पहली हो गई मैट्रिक चैन। ठीक है, दूसरी हम बात करें किसकी, गंटर्स चैन की। ठीक है, तो जो अपनी होती है गंटर्स चैन, गंटर्स चैन की बात करते हैं तो वो कितनी होती है, 66 फीट लॉन्ग, 66 फीट लॉन्ग होती है, 100 लिंक्स होती हैं। ये किसकी बात हो गई, गंटर्स चैन की। थर्ड अगर हम बात करते हैं इंजीनियर्स चैन की, थर्ड अपनी क्या है, इंजीनियर्स चैन। तो इंजीनियर्स चैन की अगर हम बात करते हैं, इंजीनियर्स चैन होती है 100 फीट एंड 100 लिंक्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो मेन अपनी है एक लास्ट जो क्वेश्चन ने पूछा, वो क्या है, रेवेन्यू चैन। ठीक है, तो रेवेन्यू चैन की अगर हम बात करते हैं, तो रेवेन्यू चैन कितनी होती है, 33 फीट एंड 16 लिंक्स। ठीक है, तो अगर आपको याद रखना कि मैट्रिक चैन कितनी होती है, दो, 20 मीटर्स 100 लिंक्स एंड 30 मीटर्स 150 लिंक्स। उसके बाद आती है गंटर्स चैन, गंटर्स चैन 66 फीट 100 लिंक्स, इंजीनियर्स चैन 100 फीट 100 लिंक्स, रेवेन्यू चैन 33 फीट 16 लिंक्स। ठीक है, ये चीजें आपको याद रहेंगी। तो अभी तो उन्होंने क्या पूछा, डायरेक्ट पूछा है कि कितनी लेंथ होती है और कितने लिंक होते हैं, तो आपने डायरेक्ट लगा दिया 33 16। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है इसमें कि जो एक लिंक होती है, लेंथ ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है ना, लेंथ ऑफ जो इंडिविजुअल लिंक्स है वो कितनी होती है। ठीक है ना, जैसे अगर कोई पूछता है 20 मीटर 100 लिंक्स है, 20 मीटर है और कितनी है 100 लिंक्स है, तो यहां से आपको पता चल रहा होगा कि 20 सेंटीमीटर की एक होगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी कहीं से भी बन सकता है। तो उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि टोटल लेंथ और नंबर ऑफ लिंक्स कितनी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 33 फीट एंड 16 लिंक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस विल नॉट कॉज लोकल ट्रैक्शन इन कंपास सर्विंग। ठीक है, तो आपको पता है कि जो भी मैग्नेटिक अट्रैक्शन जिनसे भी होता है, उसमें क्या होता है, लोकल ट्रैक्शन मिलता है। किसमें, अपने मैग्नेट को जो भी डिफ्लेक्ट करते हैं उन्हीं से क्या मिलता है, अपना लोकल अट्रैक्शन। तो स्टील यहाँ पे क्या नॉट लिखा है, क्या याद रखना है, नॉट कॉज। स्टील बॉड स्पेक्टस होगा, ठीक है, वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट होगा, ठीक है, स्टील टेप्स होगा, ग्लास से नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जहां पे होता है, मैग्नेटिक भी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। ठीक है ना, स्टील टेप में भी होता है और इसमें भी होता है। ठीक है, स्टील बॉड स्पेक्टलेस। ठीक है, तो आपको याद रखना ग्लास में नहीं होगा। ठीक है, अगली स्लाइड में मूव करते हैं। तो आपको पता है कि आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट आई हुई है 1000 प्लस, जिसके कि फॉर्म भरे हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं और उसका कैलेंडर भी आ चुका है, जिसमें कि आपको एग्जाम डेट आ चुकी है, शायद आफ्टर जुलाई है। तो उसके लिए भी आप प्री के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो उसके सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके लिए भी गेट एकेडमी की तरफ से आपको 777 का कोर्स अवेलेबल है फॉर दी आरपीएससी प्रीलिमिनरी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप जाएं और वहाँ पे कंटेंट को देखते हुए डिसाइड करें, और कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो कोर्स परचेज करें और अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। मूव करते हैं थियोडोलाइट के क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि इन द थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट द टू बर्नियर्स विथ मैग्नीफायर्स आर कैरीड ऑन। तो ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो आपको क्या होने चाहिए,
आपको इमेज अगर याद है और उसका वर्किंग फंक्शन याद है तभी आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा, थियोडोलाइट में द टू वर्नियर्स विथ मैग्नीफायर, जो टू वर्नियर्स विथ मैग्नीफायर कहाँ पे होते हैं, अपने अपर प्लेट में। कहाँ पे होते हैं, अपर प्लेट में। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी कोई कभी क्वेश्चन पूछता है थियोडोलाइट क्या मेजर करता है, थियोडोलाइट मेजर्स द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स। क्या मेजर करता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स मेजर करता है। और किसमें यूज कर सकते हैं, ये इसको हम लेवलिंग में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स, ठीक है। इसको हम लेवलिंग में भी यूज कर सकते हैं, लेवलिंग में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और कोई भी लाइन प्रोलाइन करना, मतलब पहले से लाइन है उसको और आगे बढ़ाना है तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और ये यूजफुल क्यों है, क्योंकि हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जो अपनी लाइन ऑफ साइट है, क्या है, लाइन ऑफ साइट है, उसको हम रोटेट कर सकते हैं 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सेस। हॉरिजॉन्टल एक्सेस के अबाउट हम वर्टिकल प्लेन में उसको 180 डिग्री रोटेट कर सकते हैं, जिसको लाइन ऑफ साइट को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। तो आपको पता है सिविल इंजीनियरिंग का अपना CVT 2 आने वाला है। एज पर द प्रीवियस एनालिसिस आपका पेपर लगभग 2 महीने में हो जाएगा। तो RRB JEE नेविगेटर ई बुक अवेलेबल है गेट एकेडमी की तरफ से, जिसमें कि फुली सॉल्व 4102 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। किसके लिए, सिविल इंजीनियरिंग CVT 2 के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप, प्राइस है उसकी 333 इंक्लूडिंग GST। तो ये कहाँ पे अवेलेबल है, गूगल ई बुक पे, ये इसका QR कोड है। तो अगर आप लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप विजिट, इस QR कोड को स्कैन करके उसका विजिट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट वॉज सेट अप एट P, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू अ पॉइंट 2 मीटर अबव द फुट ऑफ द स्टॉप हेल्प एट Q, हेल्ड एट Q वॉज 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, held at Q was 30 degree. The horizontal distance between P and Q was known to 20 मीटर, ठीक है। डिटरमाइन द RL ऑफ स्टॉप Q। यहाँ पे आपको याद रखना कि उसने RL ऑफ बेंचमार्क नहीं दिया, तो आपको डेटम क्या मानना है, जो बेंचमार्क है जहां पे रखा हुआ P पॉइंट, वही क्या हो जाएगा आपका डेटम। उसी के रिस्पेक्ट में आपको क्या निकालना है, RL ऑफ पॉइंट Q निकालना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अपना पहले क्या दिया, पॉइंट P पे इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि अपना पॉइंट P है, ये अपना पॉइंट P है जहां पे क्या है, इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ, ठीक है। ये अपना पॉइंट क्या है, P है, ठीक है। और ये यहाँ पे कहीं पॉइंट मान लो कि पॉइंट Q है, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, 2 मीटर अबव, तो अपना यहाँ पे कोई स्टाफ रखा है, ठीक है, ये Q पॉइंट है, ठीक है। तो ये टोटल कितना है, 2 मीटर फ्रॉम दी फुट ऑफ द स्टॉप। क्वेश्चन में क्या दिया, 2 मीटर अबव दी फुट ऑफ द स्टॉप। कितना दिया हुआ है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं। तो जो अपना एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ इस टॉप पे, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अप टू दिस, ये टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ यहाँ पे, कहाँ गया, 30 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, ठीक है। तो ये जो हम टोटल हाइट मानते हैं, ये अपना स्टाफ यहाँ तक है, ठीक है। जो टोटल हाइट हम मान रहे हैं, टोटल हाइट हमने एज्यूम कर लिया कि वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, V है, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दी हुई है P एंड Q के बीच, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी दी हुई है यहाँ पे, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है, 20 मीटर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज गिवन एज 20 मीटर, ठीक है। अब आप यहां से देख पा रहे होंगे कि आपको क्या निकालना है, RL ऑफ पॉइंट Q, यहां पे पहुंचना आपको, ठीक है। तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर। तो अगर आप इस लेवल को, इसको आप लेवल बोल रहे हैं, ठीक है, इसको आप डेटा मान रहे हैं, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में आपको RL मतलब हाइट निकालनी है, किसकी, पॉइंट Q की। और ये आपको पता है कितनी है, 2 मीटर की। स्टाफ के 2 मीटर पे आपको क्या मिल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। स्टाफ और भी बड़ा हो सकता है, 2 मीटर पे उन्होंने क्या लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज गिवन एज 30 डिग्री। अगर आपने ये डायग्राम बना लिया तो आपका आंसर आपके सामने। तो एक बार देख लीजिए डायग्राम कैसे बनाना। आपने पॉइंट P लिया जहां पे इंस्ट्रूमेंट सेटअप है, ठीक है। वहां से आपने एंगल ऑफ एलिवेशन लिया है, कहां पे, पॉइंट Q पे स्टाफ रखा हुआ है। तो अगर एलिवेशन है तो आपको पता होना चाहिए, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है तो पॉइंट Q क्या होगा, ऊपर होगा, पॉइंट P के ऊपर होगा। तो आपने पॉइंट Q यहाँ पे बनाया। अब यहाँ पे स्टाफ रखा है, स्टाफ के 2 मीटर हाइट पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि P और Q के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर है। क्या है, 20 मीटर है। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपका आंसर सीधे आ जाएगा। क्या देखें, आप ट्रायंगल देखेंगे, ये P और इसको आप मान लेते हैं AB। तो अगर आप ट्रायंगल
ए बी देखेंगे, ट्रायंगल पी ए बी, तो आपको क्या दिख रहा है, v की वैल्यू कैसे आएगी, v क्या आएगा, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, d tan थीटा। यहाँ से इसको d डिस्टेंस हमने क्या मान लिया 20 मीटर, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा d tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस v अपॉन d, तो यहाँ से v इक्वल टू d tan थीटा आ जाएगा। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, d की वैल्यू 20 है इंटू tan 30, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20 अपॉन रूट 3, 20 अपॉन रूट 3, तो 20 अपॉन रूट 3 की वैल्यू क्या आ रही है, 20 अपॉन रूट 3 की वैल्यू निकालने पे आ रही 11.54 मीटर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये टोटल v की वैल्यू आ गई। हमें निकालना क्या है, बी क्यू, हमें क्या निकालना है, बी क्यू, हमें केवल ये वैल्यू निकालनी, क्यों, क्योंकि हमें आर एल चाहिए। तो आर एल कहाँ से होता है, डेटम से, तो डेटम से आर एल ये वैल्यू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आर एल ऑफ क्यू बी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस v माइनस ये ऊपर वाली डिस्टेंस कितनी है 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 11.54 माइनस 2 इक्वल टू 9.54 मीटर। तो ये क्या आ गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये जो सर्वेइंग के क्वेश्चंस है इसमें आपको डायग्राम बनाते आना चाहिए बस। अगर आपने डायग्राम, आपने देखा होगा इस क्वेश्चन में, अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आपका आंसर आपके सामने है। ठीक है, तो आपको बस डायग्राम की हेल्प लेके आपको एक बार डायग्राम बनाते आ जाएगा तो आपका आंसर वहीं पे आ जाएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, द टाइप ऑफ रोड्स विदिन अ डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो सर्विंग एज ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स एंड दैट कनेक्ट्स विद अदर मेजर रोड्स और मेन हाईवे ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज नोन है। ठीक है, तो आपको पता है जो 4 क्लासिफिकेशन जो मेजर होते हैं, तो पहला क्या है, नेशनल हाईवे हो गया, दूसरा क्या हो गया, स्टेट हाईवे हो गया, तीसरा क्या हो गया, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया, फिर क्या हो गया, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया, या फिर विलेज रोड हो गया। ठीक है, तो अपना नेशनल हाईवे क्या है, बात कर सकते हैं जो अपने स्टेट की बाउंड्रीज, जो मेन स्टेट और दूसरे स्टेट के जो मेन पॉइंट है उनको कनेक्ट करता है। ठीक है, स्टेट हाईवे विद इन स्टेट में जो मेन डिस्ट्रिक्ट्स वाले पॉइंट से उन्हें कनेक्ट करता है। जो अपने मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या है कि विद इन द डिस्ट्रिक्ट जो मेन पॉइंट है, मार्केट हो गया, ठीक है, उन स्ट्रीट को कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड या विलेज रोड, जो डिस्ट्रिक्ट से अपनी तहसील और ये सारी चीजों को कनेक्ट करता है। विलेज की रोड्स होती हैं वो क्या आती हैं, विलेज रोड होती हैं। तो इसमें क्या पूछा है कि विद इन अ डिस्ट्रिक्ट सर्विंग एज प्रोडक्शन एंड मार्केट एंड दैट कनेक्ट विद अदर मेजर रोड, तो क्या हो जाएगी अपनी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, क्या हो जाएगी, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। ठीक है,